हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज पुनः हम एक सीटेट क्लास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप साथियों के बीच उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कि ये टॉपिक पिछले 2 वीडियो इस टॉपिक पे डाला गया है। टॉपिक का नाम है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। इस टॉपिक में पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे शैशवावस्था और संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था और शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में शारीरिक विकास और वृद्धि व विकास में अंतर। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि विकास की अवस्थाएं, मानव विकास के विभिन्न पक्ष, शैशवावस्था और शारीरिक विकास, शैशवावस्था एवं शिक्षा, इन 4 बिंदुओं पर आज चर्चाएं होगी इस क्लास में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला है विकास की अवस्थाएं। मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है। मनुष्य का जीवन कहाँ से प्रारंभ होता है? माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है मनुष्य का जीवन, ठीक है ना। तथा जन्म के बाद समानता विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी कि माँ के गर्भ से प्राप्त जन्म प्राप्त लेके और मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है, ठीक ना। इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय है, जैसे कि रॉस व फ्राइड। इनका राय है कि इनके राय के अनुसार ये अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं 5 अवस्थाएं बताई गई है, जबकि कॉलसेनिक ने इसे 10 अवस्था बताई है। पियाजे महोदय इसे 4 अवस्था बताए हैं। ब्रूनर ने 3 अवस्था बताया है। किसका? विकास की अवस्था को। भारत में समानता विकास के अवस्थाओं को निम्न में विभाजन किया गया है, ठीक ना। चलिए पहला देखते हैं। पहला है आपका पूर्व प्रसूति काल। पूर्व प्रसूति काल यह अवस्था गर्भाधारण से लेकर जन्म तक की होती है, ठीक ना। पूर्व प्रसूति काल। आगे है पौष्टिक आहार। इसमें क्या है कि पौष्टिक आहार बच्चे को क्या क्या देना चाहिए। शिशु जब गर्भ में होता है तब से ही माँ को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और जन्म के बाद यदि बालक को पौष्टिक आहार मिलेगा तभी उसका शारीरिक व मानसिक विकास समुचित ढंग से होगा। बालक में शारीरिक और मानसिक विकास ये दोनों समुचित ढंग से होना चाहिए, तभी बालक का विकास हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि। तीव्र बुद्धि बालकों में सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास अधिक देखा जाता है। यानी कि पूर्व मतलब जितने तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास अधिक देखा जाता है। मंद बुद्धि या औसत से कम बुद्धि वाले बालकों में उपरोक्त विकास अपेक्षाकृत कम होते हैं, बट तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा कुछ कम होते हैं। आगे है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव बालकों के शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करती है। बालकों के शारीरिक व मानसिक विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। चलिए आगे देखते हैं। लैंगिक भिन्नता। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का मानसिक विकास पहले पूर्ण होता है, ठीक ना। क्या कहता है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का मानसिक विकास, ये मानसिक विकास जो है बालकों की अपेक्षा पहले पूर्ण होता है। परिपक्वता के लक्षण भी बालिकाओं में बालक की अपेक्षा जल्दी विकसित होते हैं। यानी कि जब बालक और बालिका में जो परिपक्वता का लक्षण है वो बालक की अपेक्षा बालक में पहले विकसित हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। वातावरण। अब वातावरण का भी प्रभाव बालक पे पड़ता है। बालक जिस भौतिक परिवेश में रहता है उस परिवेश के मौसम, तापमान, वहाँ की ऊंचाई, समाज, संस्कृति आदि का भी प्रभाव बालक के संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञात्मक, शारीरिक विकास पर पड़ता है। यानी कि बालक जिस भौतिक परिवेश में रहता है उसके अंतर्गत उसमें उस परिवेश के मौसम, तापमान, वहाँ की ऊंचाई, समाज, सांस्कृतिक आदि का भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। जिससे क्या होता है कि प्रभाव पड़ने से उसमें संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक ये सब विकास मतलब बच्चों में जागृत होती है
किस कारण? भौतिक परिवेश के कारण। आगे है कि अधिगम और विकास जटिल रूप में अंतः संबंधित होते हैं। अंतः संबंधित का मतलब है एक दूसरे में हिला मिला रहना, ठीक ना, अंतः संबंधित रहना। अधिगम और विकास एक जटिल रूप से एक दूसरे से अंतः संबंधित यानी कि हिले मिले रहते हैं। वातावरण समृद्ध और विविधतापूर्ण हो तो विकास और अच्छा होता है। कहा जाता है कि वातावरण क्या होना चाहिए? समृद्ध और विविधतापूर्ण, यानी कि विविधतापूर्ण मतलब कि हर एक प्रकार का वातावरण होना चाहिए बच्चों में, ये नहीं कि एक ही प्रकार के वातावरण में रहे तो उसका मतलब क्या कहते हैं, भौतिक परिवेश में मतलब जिससे भी है उसका विकास कम हो पाता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण अलग अलग तरह का वातावरण बच्चों को दिया जाना चाहिए। उपरोक्त के अलावा बालक के विकास को प्रजाति, धर्म, रोग ये सब भी प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। प्रजाति, धर्म, रोग आदि भी प्रभावित करते हैं। अब है मानव विकास के विभिन्न पक्ष, यानी मानव विकास में कितने पक्ष बताए गए इसके बारे में जानना। देखिए, मानव विकास में पहला है शारीरिक पक्ष, दूसरा है मानसिक विकास, पहला है शारीरिक विकास, ठीक ना। मानव विकास को प्रभावित करने वाले पहले है शारीरिक विकास, यानी कि किसी भी बच्चा का पहले तो शारीरिक विकास ही होगा, उसके बाद उसे मानसिक विकास, उसके बाद सामाजिक विकास। जब मानसिक विकास नहीं होगा तो सामाजिक विकास में बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए बालक का पहले शारीरिक विकास होना चाहिए, यानी कि बच्चा जब बड़ा होता है तो पहले वो चलना बोलना सीखता है, ठीक है, तो उसमें शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास। जब वो समाज में रहना चालू करता है तो उसमें सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, नैतिक विकास और फिर संज्ञानात्मक विकास। ये सब विकास है क्या है कि मानव विकास के विभिन्न पक्ष हैं, जो कि हर एक बच्चे में ये सभी विकास पाए जाते हैं। आगे है शिशुअवस्था और शारीरिक विकास। शारीरिक विकास की दृष्टि से शिशुअवस्था विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है, यानी कि शिशुअवस्था शारीरिक विकास की दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण अवस्था है, ठीक है ना, बच्चों के लिए। शिशु का शारीरिक विकास यद्यपि जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि शारीरिक विकास जो है जन्म से पूर्व, यानी कि माँ के गर्भ में ही बच्चे का क्या हो जाता है? ये शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक विकास का तात्पर्य शरीर के अंगों में वृद्धि, उसकी परिपक्वता एवं क्रियाशीलता से होता है, यानी कि शारीरिक विकास से तात्पर्य क्या है कि बच्चे में शरीर के अंगों में वृद्धि होगा, माने हाथ, पैर, शरीर ये सभी बड़ा होंगे। उसके बाद उनमें परिपक्वता आएगी, उसके बाद उनमें क्रियाशीलता, किसी भी काम करने की शक्ति उसमें जागृत होगी, क्रियाशीलता होगी। शिशुअवस्था में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास निम्नलिखित रूपों में होता है। किन किन रूपों में होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला आकार एवं भार। शिशुअवस्था की संपूर्ण अवधि पहला है आकार एवं भार। शिशुअवस्था की संपूर्ण अवधि में बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक होती है। शिशुअवस्था की संपूर्ण अवधि में बालक की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से क्या होता है? अधिक होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई 51 सेंटीमीटर, ठीक। जो 6 वर्ष के अंत तक 108 सेंटीमीटर हो जाती है। हाँ, ठीक, 6 वर्ष के अंत तक 108 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। जन्म के समय शिशु का भार 3 किलो होता है। जन्म के समय शिशु का भार 3 किलो। प्रथम 6 माह में दोगुना हो जाता है, यानी कि 6 से 7 किलोग्राम हो जाता है प्रथम 6 माह बच्चे का भार। और 1 वर्ष के अंत तक 3 गुना भार हो जाता है, यानी कि जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो जन्म के समय जितना भार रहता है उसका 3 गुना, यानी कि तकरीबन 9 गुना, मतलब क्या कहते हैं 3 गुना हो जाता है 1 वर्ष के बाद, तो तकरीबन 9 किलो हो जाएगा बच्चे का भार जन्म से 1 वर्ष के बीच में। इस अवस्था के अंत तक यह भार 5 से 6 गुना तक हो जाता है, यानी कि जब शिशुअवस्था का अंत होता है तब तक बच्चे का भार 5 से 6 गुना तक हो जाता है। आगे है मांसपेशियां एवं हड्डियां। नवजात शिशु को मांसपेशियों के भार में भी
धीरे धीरे आयु के साथ वृद्धि होती है। क्या होती है कि नवजात शिशु का जब आयु बढ़ता है तो उसके मांसपेशियों के भार में भी वृद्धि होने लगती है। शिशु की बाहों एवं भागों का विकास शिशु के बाहों एवं भागों का विकास इस अवस्था में तीव्र हो जाती है। यानी कि बाहों यानी बाह का और अनेक भागों का विकास भी इस अवस्था में तीव्र हो जाता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं 2 गुनी तथा टांग 1.5 गुनी हो जाती है। यानी कि भुजा जो है वो 2 गुनी और टांगे पैर 1.5 गुनी हो जाती है। मांसपेशियां काफ़ी दृढ़ हो जाती है, यानी कि मजबूत हो जाती है। मांसपेशियां जो है ये काफ़ी मजबूत हो जाती है। शिशु के हृदय की धड़कन अनियमित होता है और शिशु के हृदय की धड़कन अनियमित होता है और उम्र बढ़ने के साथ धड़कन में स्थिरता आ जाती है। यानी कि जब उम्र बढ़ता है तो उसके धड़कन में क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। चलिए आगे है, शिशु में प्रेम और उल्लास तथा 1.5 वर्ष की आयु में ईर्ष्या का संवेग दिखाई देने लगता है। शिशु में प्रेम व उल्लास और 1.5 वर्ष की आयु में ईर्ष्या द्वेष भावना का संवेग दिखाई देने लगता है। 2 वर्ष की आयु में शिशु पहले से अधिक प्रसन्नता और आनंद, क्रोध व घृणा तथा भय दिखाने लगता है। यानी कि 2 वर्ष का जब शिशु होता है तो पहले की अपेक्षा इसमें प्रसन्नता भी होती है, आनंद भी होता है, क्रोध और घृणा ये सभी जो संवेग हैं इनमें दिखाई देने लगते हैं। आयु बढ़ने के साथ संवेगों की तीव्रता बढ़ने लगती है। लगभग 3 वर्ष की आयु पूरी करते करते शिशु में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यानी कि जब शिशु 3 वर्ष का होता है तो उसमें सभी संवेग का विकास हो जाता है। चलिए आगे है, शिशुअवस्था एवं शिक्षा। शिशुअवस्था शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशुअवस्था जो है शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक अधिगम प्राप्त करता है। यानी कि बहुत सबसे अधिक पढ़ाई किस अवस्था में करता है? शिशुअवस्था में बच्चे, क्योंकि शुरू करता है, बच्चे में रुचि रहती है पढ़ाई की प्रति, तो इस अवस्था में बच्चे सर्वाधिक अधिगम प्राप्त करते हैं। तथा इस अवस्था में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे शिशु का सर्वांगीण विकास हो। शिशु का क्या हो? सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि इससे शिशु के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक ये सभी विकास बच्चों में होना चाहिए। ठीक ना? तो इसे सर्वांगीण विकास कहते हैं। इस शिक्षा के अंतर्गत ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे शिशु के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक ये सभी विकास होने चाहिए। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्न बातों पर ध्यान भी रखना चाहिए। जो बातें निम्न हैं, चलिए आगे देख रहे हैं इन बातों को। पहला है उपयुक्त वातावरण। देखिए, छोटे बच्चों को शिक्षा देना है तो इसके लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। किस परिवेश में हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं? शिशु का विकास उपयुक्त वातावरण में ही संभव हो पाता है। अतः उसके शैक्षिक विकास हेतु घर एवं विद्यालय दोनों जगह अच्छे एवं उपयुक्त वातावरण के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। यानी कि शिशु को घर में भी और विद्यालय में भी मतलब शिक्षा देनी चाहिए और उपयुक्त वातावरण के अच्छे वातावरण में देना चाहिए। आगे है कि उचित व्यवहार। ठीक ना? उचित व्यवहार। देखिए, शिशुअवस्था में बालक का शरीर एवं मन कोमल एवं लचीला होता है। क्या होता है शिशुअवस्था में? बालक का शरीर एवं मन कोमल और लचीला होता है। यानी कि कोई भी चीज़ को वो जल्द सीख भी लेता है तो जल्द भूल भी जाता है। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं कि उनका पालन पोषण में माता पिता एवं अभिभावकों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में उनके साथ यदि व्यवहार प्रेमपूर्ण नहीं रहता है तो उसके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि कह रहा है कि पालन पोषण पर भी माता पिता अभिभावकों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं होता है तो उसमें कहा जाता है कि पालन पोषण में माता पिता अभिभावकों को बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनके व्यवहार में अगर प्रेमपूर्ण नहीं रहता है तो उनके विकास में बाधा उत्पन्न होती है, शिशु के विकास में। इसलिए इसमें शिशु को डांटना, मारना, पीटना, भय या क्रोध दिखाने आदि जैसे उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इससे क्या होता है कि शिशु में विकास अवरुद्ध हो जाता है।
इससे क्या करना चाहिए कि इसमें शिशु को ना ही डांटना चाहिए, ना मारना चाहिए, ना ही पीटना चाहिए, या भय किसी प्रकार का संवेग जो नकारात्मक संवेग है इससे शिशु को दूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसके विकास को अवरुद्ध होता है, ठीक ना, और इसमें अवरुद्ध पैदा होती है और शिशु विकास नहीं कर पाता है। ये सब नकारात्मक संवेग को दूर रखना चाहिए। आगे है उचित पोषण, यानी कि उचित पोषण शिशु मतलब जो उसका खान पान है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसमें कहा जाता है कि शिशु के शारीरिक विकास के लिए उचित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन, स्वास्थ्यवर्धक जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहे और उसका शारीरिक विकास भी हो, इस प्रकार का भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तथा संतुलित भोजन से बालक का शारीरिक विकास उत्तम प्रकार से होता है। संतुलित भोजन जब मिलती है तो बालक का शारीरिक विकास उत्तम होता है, मतलब अच्छे तरीके से होता है उसका ग्रोथ। अतः इन बातों का अभिभावकों व अध्यापकों दोनों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, अभिभावकों को भी और अध्यापकों को। आगे है जिज्ञासा की संतुष्टि, जिज्ञासा की संतुष्टि। देखिए इसमें देखते हैं कि इस अवस्था में शिशु की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होने लगते हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिशु विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करना चालू कर देता है। जिज्ञासा रहता है इस अवस्था में शिशु के अंदर। इस माध्यम से वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को शांत करने लगता है। यानी कि विभिन्न प्रकार का प्रश्न, बार बार कोई किसी न किसी प्रकार का प्रश्न पूछते रहेगा बालक, ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, इस प्रकार का प्रश्न पूछ के वो अपनी जिज्ञासा को शांत करता है शिशु इस अवस्था में। अतः इस अवस्था में माता पिता एवं शिक्षकों को बालक के प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए। यानी कि बच्चा जो भी पूछ रहा है उसका समुचित उत्तर देकर बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, उसका समाधान देना चाहिए बच्चे को, ताकि बच्चा संतुष्ट हो पाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन, मैंने बच्चे का जो मूल प्रवृत्ति है उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती है। शिशु की व्यवहार का आधार क्या होती है? मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। इसलिए इन प्रवृत्तियों का दमन होने के कारण शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये मूल प्रवृत्ति का अगर दमन होने लगता है तो उसका विकास, शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए उन्हें शिक्षा प्रदान करते समय शिक्षकों एवं अभिभावकों को इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो उनके शिशु के मूल प्रवृत्ति का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि शिक्षा अवरुद्ध ना हो और बालक जो है उसका जिज्ञासा खत्म ना हो। इसलिए इस चीज़ का भी समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। किसको? शिक्षक को और अभिभावक दोनों को। आगे है आत्मनिर्भरता की शिक्षा। आत्मनिर्भरता की शिक्षा इसमें है शिशुअवस्था में शिशु को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने देना चाहिए। यानी कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिशु जो भी कुछ कर रहा है या कुछ करना चाह रहा है तो उसे स्वतंत्रतापूर्वक करने देना चाहिए। शिक्षक द्वारा उसमें आत्मविश्वास की भावना विकसित की जानी चाहिए और शिक्षक को भी चाहिए कि शिशु में आत्मविश्वास की भावना विकसित करे। चलिए आगे देखते हैं। आत्म प्रदर्शन के अवसर। आत्म प्रदर्शन के अवसर। छोटे बालकों में आत्म प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है। छोटे क्या होती है? प्रबल होती है। अध्यापकों एवं अभिभावकों दोनों को, अध्यापक और अभिभावक दोनों को बच्चों की इस भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें इसके प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक ना। उचित अवसर प्रदान करने चाहिए। किसको? अध्यापक और अभिभावक दोनों को, बच्चों के लिए। आगे है खेल द्वारा शिक्षा। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से ही शिक्षा देनी चाहिए, जिससे क्या होती है कि उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ती है और वो सही और सटीक तरीके से सीख पाते हैं। इससे शिशु को खेल में जन्म से ही रुचि होती है। शिशु को क्या होता है? खेल में जन्म से ही रुचि होती है। यदि शिशु की सक्रियता का प्रमुख आधार होता है, यही जो होता है क्या होता है? यह शिशु की सक्रियता का प्रमुख आधार होता है। अतः शिशु को खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे वह खेल खेल में ही शिक्षा में रुचि ले सके, खेल खेल में ही शिक्षा में रुचि ले सके और वो शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक है ना।
आगे देखते हैं। आगे है खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा। खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा। शिशु बहुत अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है शिशु, ठीक ना। तो इसलिए इस अवस्था में शिशु को पहले अकेले खेलने और फिर दूसरों के साथ खेलने के लिए अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इसलिए इसमें शिशु को अधिक अवसर देनी चाहिए और इसे अकेले अकेले खेलने और फिर दूसरों के साथ खेलने के लिए उनके शिशु को अवसर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि क्योंकि इसमें शिशु में क्या होता है कि खेल के प्रति इसकी क्रियाशीलता रहती है, बढ़ी रहती है और इसमें वो खेल खेल में ही सीख पाता है। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक क्रियाओं के अवसर। मानसिक क्रियाओं के अवसर। शिशुअवस्था में मानसिक क्रियाशीलता बहुत तीव्र होती है। शिशुअवस्था में क्या होता है? मानसिक क्रियाशीलता बहुत ही तीव्र होती है बच्चों में। अतः अध्यापकों एवं अभिभावक, अध्यापक और अभिभावक, ठीक ना, यानी शिक्षक और गार्जियन दोनों को चाहिए कि बच्चों को अभिभावक को चाहिए कि बच्चों को 7 वर्ष की अवस्था तक 7 वर्ष की अवस्था तक बालक छोटे छोटे वाक्यों का वर्णन करने लगता है, ठीक ना। तो इसलिए इसमें अभिभावक को चाहिए कि इन दोनों को क्या करे? मानसिक क्रियाशीलता तीव्र करे और ये दोनों को सपोर्ट करे, ठीक ना। तो 7 वर्ष की अवस्था तक बालक छोटे छोटे वाक्यों का वर्णन करने लगता है एवं जटिल एवं समान वाक्यों का विश्लेषण करने लगता है। तो इसमें जब छोटे छोटे वाक्यों का वर्णन करे तो इसमें अध्यापक और अभिभावकों दोनों को क्या करना चाहिए? बच्चों को सहायता करनी चाहिए। 8 वर्ष का होने पर 16 शब्दों वाले वाक्य को बोल लेता है, ठीक ना। 8 वर्ष का जब होता है तो 16 शब्द वाले वाक्य को भी बोल लेता है बच्चा और उनमें छोटी कहानियों तथा कविताओं को अच्छी प्रकार से दोहराने की योग्यता होती है। किसको? कहानी और कविता को 8 वर्ष के होने पर। आगे है 9 वर्ष का होने पर 4 अंकों की संख्याओं को उल्टे क्रम में दोहरा लेता है, जैसे रुपये, पैसे, गिनना, जोड़ना, ये सब। 9 वर्ष का होने पर 4 अंकों की संख्याओं को उल्टे क्रम में दोहरा लेता है। रुपये, पैसे गिनना, जोड़ना, घटाना, दिन, तारीख, महीना, वर्ष, ये सब बात बता देता है बच्चा 9 वर्ष के होने पर। 10 वर्ष की आयु तक गति से बोलना, यानी बहुत ही तीव्र गति से तर्क करना, चिंतन करना सीख लेता है ये सब। 11 वर्ष एवं 12वें वर्ष के अंत तक बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है। यानी जब 11-12 वर्ष का हो जाता है तो कठिन शब्दों की भी व्याख्या कर लेता है बालक। तुलनात्मक अध्ययन करना सीख जाता है, मतलब किसी एक से दूसरे चीज़ की तुलना करना सीख जाता है। तर्क करना सीख जाता है। जिज्ञासा एवं निरीक्षण करने की क्षमता का पर्याप्त विकास हो जाता है एवं समस्या समाधान करने की योग्यता का भी पर्याप्त विकास हो जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ की समस्या को समाधान खुद ब खुद कर लेता है बच्चा। इस अवस्था के पूर्ण होते होते बालक अपने वातावरण की वास्तविकताओं को समझने लगता है और उनमें आत्मविश्वास का विकास हो जाता है बालक में, ठीक ना। कितने वर्ष की? 12वें वर्ष तक आते आते बालक में ये सभी क्रियाएं होने लगती है। चलिए साथियों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबावें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, सबसे पहले आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ठीक ना। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।